हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज में आपका स्वागत है। लंदन की घनी धुंध में लिपटी एक रात, ब्रिटिश संग्रहालय की भव्य इमारत अपनी सदियों पुरानी दीवारों के पीछे एक भयानक रहस्य को छिपाए हुए थी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया, नागमणि का गायब होना। यह सिर्फ एक कीमती कलाकृति नहीं थी, यह भारत के प्राचीन इतिहास का एक जीवित टुकड़ा था, जिसे सदियों से सर्पवंश नामक एक गुप्त संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया गया था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपने भारी भरकम कदमों और परेशान चेहरे के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा कैमरे बंद थे, कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मणि हवा में घुल गई हो। यह अंदरूनी काम है, होम्स, लेस्ट्रेड ने अगले दिन 221 बी बेकर स्ट्रीट पर कहा, उनकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। यह भूतिया चोरी है। शेरलॉक होम्स अपनी चिरपरिचित मुद्रा में अपने आर्मचेयर में बैठे थे, उनकी आंखें छत पर टिकी थीं, जैसे कि वे अदृश्य धागों को सुलझा रहे हों। डॉक्टर वॉटसन, हमेशा की तरह, उनके बगल में बैठे, अपने नोटबुक में हर विवरण दर्ज कर रहे थे। भूतिया, लेस्ट्रेड, होम्स ने अपनी आंखें खोले बिना कहा। या सिर्फ एक ऐसा चोर जो आपसे ज्यादा चालाक है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमती हडसन ने एक सज्जन को अंदर आने का संकेत दिया, जो भारतीय मूल के लग रहे थे। उनका नाम रवि था और वह ब्रिटिश संग्रहालय के सुरक्षा प्रमुख थे। उनकी आंखों में चिंता और एक गहरी समझ थी जो लेस्ट्रेड की समझ से परे थी। मिस्टर होम्स, रवि ने कहा, उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। यह चोरी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। नागमणि सिर्फ एक कलाकृति नहीं है। यह एक शक्ति है, एक प्रतीक है। और इसे चुराने वाले साधारण चोर नहीं हैं। रवि ने सर्पवंश के बारे में बताया, एक प्राचीन संप्रदाय जो सदियों से इस मणि की रक्षा कर रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे यह मणि उनके अनुष्ठानों का केंद्र थी और कैसे इसका गायब होना एक बड़े खतरे का संकेत था। लेस्ट्रेड ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन होम्स की आंखों में एक नई चमक आ गई। यह मामला उनकी तार्किक क्षमताओं को एक नई चुनौती दे रहा था। तो, मिस्टर रवि, होम्स ने कहा, अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ते हुए, आप मानते हैं कि यह चोरी किसी गुप्त संप्रदाय द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य इस मणि का उपयोग किसी अनुष्ठान के लिए करना है? हाँ, मिस्टर होम्स, रवि ने दृढ़ता से कहा। और मुझे डर है कि वे लंदन में कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। होम्स ने कुछ देर सोचा। यह मामला सिर्फ अपराध विज्ञान का नहीं था, बल्कि इसमें प्राचीन रहस्यवाद और सांस्कृतिक जटिलताएं भी थीं। उसे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना होगा जहां तर्क और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वॉटसन, होम्स ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या मतलब, होम्स? वॉटसन ने पूछा। मतलब यह कि इस बार हमें सिर्फ तथ्यों का पीछा नहीं करना है, होम्स ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हमें भेस बदलना होगा। हमें उनके बीच घुसना होगा। और यहीं से शेरलॉक होम्स के सबसे असाधारण मामलों में से एक की शुरुआत हुई, जहां वह सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया बनने वाला था। पहला भेस, कलाकृतियों का डीलर मिस्टर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड। अगले कुछ दिनों में 221 बी बेकर स्ट्रीट में एक अजीबोगरीब परिवर्तन आया। होम्स ने अपने अध्ययन को एक पुराने, धूल भरे कलाकृतियों के गोदाम में बदल दिया। उन्होंने एक नया व्यक्तित्व गढ़ना शुरू किया, मिस्टर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड, एक धनी, सनकी कलाकृतियों का डीलर, जो दुर्लभ और चोरी की गई वस्तुओं को खरीदने में गहरी रुचि रखता था। ब्लैकवुड के रूप में, होम्स ने एक महंगा, लेकिन थोड़ा पुराना सूट पहना, अपनी दाढ़ी बढ़ाई और अपनी आवाज में एक अजीबोगरीब, बनावटी लहजा जोड़ा। वॉटसन को भी इस खेल में शामिल होना पड़ा, ब्लैकवुड के वफादार, लेकिन थोड़े परेशान सहायक के रूप में। वॉटसन, होम्स ने अपने नए व्यक्तित्व में कहा, याद रखना, ब्लैकवुड को हर कीमत पर नागमणि चाहिए। उसकी सनक उसे किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर सकती है। उनका पहला कदम लंदन के गुप्त कला बाजार में घुसपैठ करना था, जहां चोरी की कलाकृतियों का व्यापार होता था। होम्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और ब्लैकवुड के व्यक्तित्व का उपयोग करके कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क साधा। ये लोग,
जो लंदन के अंडरवर्ल्ड के निचले स्तर के सदस्य थे, सर्पवंश के लिए काम करते थे, हालांकि उन्हें खुद इस संप्रदाय की पूरी जानकारी नहीं थी। एक धुएं से भरे, अंधेरे पब में ब्लैकवुड ने एक मोटे, लालची डीलर, बिग बेन से मुलाकात की। बिग बेन ने ब्लैकवुड को बताया कि नागमणि के लिए कई खरीदार थे, लेकिन कोई भी इसे सीधे बेचने को तैयार नहीं था। यह कोई साधारण मणि नहीं है, मिस्टर ब्लैकवुड, बिग बेन ने फुसफुसाते हुए कहा। इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं। वे इसे किसी खास मकसद के लिए चाहते हैं। ब्लैकवुड ने अपनी सनक का प्रदर्शन किया, मणि के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की। बिग बेन ने उसे कुछ गुप्त बैठकों के बारे में बताया, जहां सर्पवंश के सदस्य अपने गुप्त सौदे करते थे। उसने यह भी बताया कि सर्पवंश के सदस्य एक विशेष प्रतीक का उपयोग करते थे, एक कुंडली मारे हुए सांप का निशान, और वे अक्सर एक अजीब, पुरानी भाषा में बात करते थे। होम्स ने हर शब्द को ध्यान से सुना, हर हावभाव को पढ़ा। ब्लैकवुड के रूप में उसने न केवल जानकारी इकट्ठा की, बल्कि सर्पवंश के कामकाज के तरीके को भी समझना शुरू किया। उसे पता चला कि यह संप्रदाय सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी, लगभग धार्मिक निष्ठा थी। एक रात ब्लैकवुड को एक गुप्त बैठक में आमंत्रित किया गया। यह बैठक लंदन के एक परित्यक्त गोदाम में हुई, जहां कुछ नकाबपोश लोग बैठे थे। उन्होंने नागमणि के बारे में बात की, लेकिन कोडवर्ड में। होम्स ने देखा कि वे सभी एक ही प्रतीक चिन्ह पहने हुए थे, कुंडली मारे हुए सांप का निशान। ब्लैकवुड ने अपनी सनक का प्रदर्शन जारी रखा, मणि के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की। नकाबपोशों में से एक, जिसकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी, ने कहा, मणि बिक्री के लिए नहीं है, मिस्टर ब्लैकवुड। यह एक पवित्र वस्तु है। लेकिन अगर आप सर्पवंश के उद्देश्यों को समझने में रुचि रखते हैं, तो हम आपको एक अवसर दे सकते हैं। होम्स को पता था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। नकाबपोश ने उसे एक पता दिया और कहा कि अगले दिन रात में वहां आना। वॉटसन चिंतित थे। होम्स, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वे आपको पहचान सकते हैं। चिंता मत करो, वॉटसन, होम्स ने ब्लैकवुड के लहजे में कहा। एक बहुरूपिया अपनी पहचान इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। यह सिर्फ शुरुआत है। और इस तरह होम्स अपने पहले भेस में सर्पवंश के जाल में और गहराई तक उतर गया। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कितनी दूर ले जाएगी और उसे कितने और भेस बदलने पड़ेंगे। दूसरा भेस, रहस्यवादी योगी स्वामी आनंद। ब्लैकवुड के रूप में मिली जानकारी के आधार पर होम्स को पता चला कि सर्पवंश की अगली बैठक लंदन के एक पुराने, परित्यक्त गोदाम के नीचे स्थित एक गुप्त मंदिर में होने वाली थी। यह जगह शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक में थी, लेकिन उसकी पहचान इतनी गुप्त थी कि पुलिस को कभी इसका पता नहीं चला था। होम्स ने फैसला किया कि इस बार उसे एक ऐसे भेस की आवश्यकता होगी जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से स्वीकार्य हो। उसने स्वामी आनंद का व्यक्तित्व गढ़ा, एक भारतीय रहस्यवादी योगी जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में लंदन आया था। स्वामी आनंद के रूप में होम्स ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई, भगवा वस्त्र पहने और अपनी चाल में एक शांत, ध्यानपूर्ण गंभीरता लाई। उसकी आंखें अब पहले से कहीं अधिक गहरी और रहस्यमय लग रही थीं। वॉटसन को इस नए अवतार को देखकर थोड़ी परेशानी हुई। होम्स, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? आप एक अंग्रेज हैं और एक योगी। वॉटसन, होम्स ने अपनी आवाज में एक अजीब सी शांति के साथ कहा, सच्चा रहस्यवाद राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे होता है। और, मेरे दोस्त, एक अच्छे अभिनेता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। होम्स ने गोदाम के पते पर जाकर एक गुप्त प्रवेश द्वार खोजा जो एक पुरानी किताबों की दुकान के पीछे छिपा था। अंदर का रास्ता एक संकरी, घुमावदार सीढ़ी से होकर जाता था, जो एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुलती थी। यह कक्ष एक मंदिर में बदल दिया गया था, जिसमें भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्तियों की सुगंध और मंद रोशनी थी। यहाँ होम्स ने सर्पवंश के सदस्यों को देखा, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थे और एक बड़े, कुंडली मारे हुए सांप के प्रतीक के सामने बैठे थे। उनके बीच एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें गहरी और प्रभावशाली थीं। यह गुरुदेव थे,
सर्पवंश के आध्यात्मिक नेता। स्वामी आनंद के रूप में होम्स ने मंदिर में प्रवेश किया, अपनी चाल में एक अजीब सी गरिमा बनाए रखी। कुछ सदस्यों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन गुरुदेव ने उसे एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार किया। स्वागत है, स्वामी आनंद, गुरुदेव ने गहरी आवाज में कहा। आपकी उपस्थिति इस पवित्र स्थान को और भी प्रकाशित करती है। आप किस ज्ञान की तलाश में हैं? होम्स ने अपनी नई भूमिका में जवाब दिया, मैं सत्य की तलाश में हूं, गुरुदेव। उस सत्य की जो इस भौतिक संसार के परे है। मैंने सुना है कि सर्पवंश के पास प्राचीन ज्ञान का खजाना है जो दुनिया को शुद्ध कर सकता है। गुरुदेव मुस्कुराए। ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो इसके योग्य होते हैं, स्वामी। आपको कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगले कुछ दिनों तक होम्स ने स्वामी आनंद के रूप में मंदिर में समय बिताया। उसे सर्पवंश के अनुष्ठानों में भाग लेना पड़ा, उनके मंत्रों को सुनना पड़ा और उनकी शिक्षाओं को समझना पड़ा। उसने देखा कि वे नागमणि के बारे में बहुत श्रद्धा से बात करते थे, इसे एक पवित्र वस्तु मानते थे जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इसी दौरान होम्स की मुलाकात माया से हुई। वह एक युवा, सुंदर महिला थी जिसकी आंखें रहस्य और बुद्धिमत्ता से भरी थीं। वह गुरुदेव की सबसे करीबी शिष्याओं में से एक लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। माया ने स्वामी आनंद के साथ कई बार बातचीत की। उसने होम्स को सर्पवंश के इतिहास, उनके विश्वासों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वे मानते थे कि आधुनिक समाज भ्रष्ट हो गया है और उसे एक बड़े शुद्धिकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए नागमणि एक महत्वपूर्ण उपकरण थी। होम्स ने माया से गुरुदेव के बारे में और जानने की कोशिश की। माया ने बताया कि गुरुदेव एक महान दूरदर्शी थे, लेकिन कभी-कभी उनके तरीके कठोर हो सकते थे। होम्स को लगा कि माया के मन में कुछ दुविधा है, जैसे कि वह सर्पवंश के कुछ पहलुओं से पूरी तरह सहमत नहीं थी। एक रात, एक अनुष्ठान के दौरान, गुरुदेव ने नागमणि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मणि जल्द ही उनके पास होगी और फिर वे लंदन को शुद्ध करने का अपना महान कार्य शुरू कर सकते हैं। होम्स ने देखा कि गुरुदेव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो जुनून और दृढ़ संकल्प से भरी थी। होम्स ने यह भी देखा कि सर्पवंश के सदस्य एक गुप्त भाषा में बात करते थे, जो संस्कृत और कुछ स्थानीय बोलियों का मिश्रण थी। स्वामी आनंद के रूप में उसने इस भाषा के कुछ वाक्यांशों को सीखा, जिससे उसे उनकी बातचीत को समझने में मदद मिली। एक दिन, गुरुदेव ने स्वामी आनंद को एक विशेष ध्यान सत्र के लिए बुलाया। इस सत्र के दौरान, गुरुदेव ने होम्स की मानसिक शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश की। होम्स ने अपनी अभिनय क्षमताओं का उपयोग करके गुरुदेव को प्रभावित किया, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली योगी था। इस भेस में, होम्स ने सर्पवंश के आंतरिक कामकाज, उनके नेतृत्व और उनके अंतिम लक्ष्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि उनका शुद्धिकरण का अर्थ लंदन में एक बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाना था, जिससे वे एक नया, शुद्ध समाज स्थापित कर सकें। लेकिन अभी भी कुछ कड़ियां गायब थीं। होम्स को यह नहीं पता था कि नागमणि कहाँ छिपी थी, और न ही उसे यह पता था कि गुरुदेव अपनी योजना को कब और कैसे अंजाम देने वाले थे। उसे और जानकारी की आवश्यकता थी, और इसके लिए उसे एक और भेस बदलना होगा। स्वामी आनंद के रूप में होम्स ने गुरुदेव से विदा ली, यह कहते हुए कि उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, यह नहीं जानते हुए कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने सबसे गुप्त रहस्यों तक पहुंचने दिया था। वॉटसन, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, ने होम्स को देखकर राहत की सांस ली। होम्स, आप ठीक हैं? आप अंदर बहुत देर तक थे। मैं ठीक हूं, वॉटसन, होम्स ने कहा, अपने भगवा वस्त्र उतारते हुए। और मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब हमें लंदन के दूसरे छोर पर जाना होगा, जहां गरीबी और अपराध का राज है। हमें सर्पवंश के निचले स्तर के सदस्यों से बात करनी होगी। और इस तरह, शेरलॉक होम्स अपने अगले भेस की तैयारी में जुट गया, एक ऐसे व्यक्ति का भेस जो समाज के सबसे निचले पायदान पर रहता था, लेकिन जिसके पास सबसे महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे। तीसरा भेस, गरीब शरणार्थी अब्दुल।
स्वामी आनंद के रूप में मिली जानकारी ने होम्स को एक नई दिशा दी थी। उसे पता चला था कि सर्पवंश केवल उच्च स्तरीय रहस्यवादियों और कलाकृतियों के डीलरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके निचले स्तर के सदस्य लंदन के गरीब और उपेक्षित इलाकों में सक्रिय थे। वे वहां से नए रंगरूटों की भर्ती कर रहे थे, उन लोगों को जो समाज से निराश थे और बदलाव की तलाश में थे। होम्स ने फैसला किया कि इस बार उसे एक ऐसे व्यक्ति का भेष धारण करना होगा जो इन इलाकों में आसानी से घुल मिल सके, एक गरीब, बेघर शरणार्थी। उसने अब्दुल का व्यक्तित्व गढ़ा। अब्दुल के रूप में होम्स ने अपने साफ सुथरे कपड़े उतार दिए, अपने बालों को बिखेर लिया और अपने चेहरे पर धूल और थकान का भाव लाया। उसकी चाल में अब एक झुकाव था, जैसे कि वह दुनिया के बोझ तले दबा हुआ हो। वॉटसन ने इस भेष को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की। होम्स, यह बहुत खतरनाक है। इन इलाकों में कोई भी आपको पहचान सकता है और वे दयालु नहीं होंगे। वॉटसन, होम्स ने अब्दुल के लहजे में कहा, सच्ची जानकारी अक्सर वहीं मिलती है जहां कोई देखने की उम्मीद नहीं करता। और एक बहुरूपिया को हर जगह सुरक्षित रहना सीखना होगा। होम्स ने लंदन के सबसे गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक में अपना डेरा डाला। उसने बेघर लोगों के साथ समय बिताया, उनकी कहानियां सुनी और उनके संघर्षों को समझा। उसने देखा कि कैसे सर्पवंश के सदस्य इन कमजोर लोगों का फायदा उठा रहे थे, उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहे थे, जबकि वास्तव में उन्हें अपने खतरनाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल के रूप में होम्स ने कई ऐसे लोगों से बात की जो हाल ही में सर्पवंश में शामिल हुए थे। उसने उनसे उनके दैनिक जीवन, उनकी शिकायतों और उनके लक्ष्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि सर्पवंश उन्हें भोजन, आश्रय और एक समुदाय की भावना प्रदान करता था, जिसके बदले में उन्हें संप्रदाय के आदेशों का पालन करना होता था। एक रात होम्स की मुलाकात एक युवा लड़के से हुई, जिसका नाम समीर था। समीर हाल ही में सर्पवंश में शामिल हुआ था और वह बहुत उत्साहित था। उसने अब्दुल को बताया कि सर्पवंश उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था, लंदन को शुद्ध करने के लिए। उसने यह भी बताया कि सर्पवंश के सदस्य एक गुप्त बैठक स्थल का उपयोग करते थे, जहां वे अपने नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करते थे। समीर ने अब्दुल को उस बैठक स्थल का पता बताया, एक पुरानी, परित्यक्त फैक्ट्री जो शहर के बाहरी इलाके में थी। उसने यह भी बताया कि सर्पवंश के नेता जल्द ही एक बड़ा अनुष्ठान करने वाले थे, जिसके लिए नागमणि का उपयोग किया जाएगा। होम्स ने समीर से और जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन समीर बहुत उत्साहित था और उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। होम्स को पता था कि उसे उस फैक्ट्री में घुसपैठ करनी होगी, लेकिन अब्दुल के रूप में यह बहुत खतरनाक हो सकता था। इसी दौरान होम्स को माया के बारे में और जानकारी मिली। उसने सुना कि माया अक्सर इन गरीब इलाकों में आती थी और वह सर्पवंश के सदस्यों के साथ बातचीत करती थी। कुछ लोगों ने उसे एक दयालु महिला बताया, जबकि कुछ ने उसे एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा। एक दिन होम्स ने माया को एक भीड़भाड़ वाली गली में देखा। वह कुछ बेघर लोगों से बात कर रही थी, उन्हें भोजन और कपड़े दे रही थी। होम्स ने देखा कि माया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वह अपने अंदर किसी संघर्ष से जूझ रही हो। होम्स ने अब्दुल के रूप में माया से संपर्क किया। उसने उससे मदद मांगी, यह कहते हुए कि वह भूखा और बेघर था। माया ने उसे भोजन दिया और उससे कुछ देर बात की। होम्स ने देखा कि माया सर्पवंश के बारे में बहुत सावधानी से बात करती थी, जैसे कि वह कुछ छिपा रही हो। होम्स ने माया से पूछा कि सर्पवंश का वास्तविक उद्देश्य क्या था। माया ने उसे बताया कि वे लंदन को शुद्ध करना चाहते थे, लेकिन उसने यह भी कहा कि शुद्धिकरण का अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है। होम्स को लगा कि माया गुरुदेव के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत नहीं थी। अब्दुल के रूप में होम्स को कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे अन्य बेघर लोगों के साथ झगड़ों में शामिल होना पड़ा और उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी बुद्धि और शारीरिक कौशल का उपयोग करना पड़ा। एक बार तो उसे एक स्थानीय गिरोह से भी बचना पड़ा, जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इस भेष में होम्स ने सर्पवंश के निचले स्तर के सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि वे गुरुदेव के प्रति बहुत वफादार थे और वे किसी भी कीमत पर उनके आदेशों का पालन करने को तैयार थे।
उसे यह भी पता चला कि गुरुदेव की योजना बहुत बड़ी थी और वह लंदन को एक बड़े पैमाने पर अराजकता में डुबोने वाले थे। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब थी, नागमणि कहाँ थी? और गुरुदेव अपनी योजना को कब और कैसे अंजाम देने वाले थे? होम्स को पता था कि उसे उस फैक्ट्री में घुसपैठ करनी होगी, लेकिन उसे एक ऐसे भेस की आवश्यकता थी जो उसे अंदर तक पहुंचने में मदद कर सके। अब्दुल के रूप में होम्स ने समीर से विदा ली, यह कहते हुए कि उसे अपनी यात्रा जारी रखनी है। समीर ने उसे शुभकामनाएं दीं, यह नहीं जानते हुए कि उसने लंदन के सबसे महान जासूस को अपने संप्रदाय के सबसे गुप्त रहस्यों तक पहुंचने में मदद की थी। वॉटसन, जो दूर से होम्स पर नजर रख रहे थे, ने राहत की सांस ली जब उन्होंने उसे सुरक्षित देखा। होम्स, आप ठीक हैं? आप बहुत देर तक अंदर थे। मैं ठीक हूं, वॉटसन, होम्स ने कहा, अपने गंदे कपड़े झाड़ते हुए। और मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब हमें उस फैक्ट्री में घुसना होगा, जहां सर्पवंश के नए रंगरूटों को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें एक और भेस की आवश्यकता होगी। और इस तरह शेरलॉक होम्स अपने अगले भेस की तैयारी में जुट गया, एक ऐसे व्यक्ति का भेस जो उस फैक्ट्री में आसानी से प्रवेश कर सके और नागमणि के रहस्य को उजागर कर सके। चौथा भेस, संग्रहालय का कर्मचारी मिस्टर जॉनसन। अब्दुल के रूप में मिली जानकारी ने होम्स को उस परित्यक्त फैक्ट्री तक पहुंचाया जहां सर्पवंश अपने नए रंगरूटों को प्रशिक्षित कर रहा था। यह एक विशाल, अंधेरी और खंडहर हो चुकी इमारत थी, जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। होम्स को पता था कि नागमणि या उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी यहीं कहीं छिपी हो सकती है। इस बार होम्स ने मिस्टर जॉनसन का भेस गढ़ा, एक सीधा सादा, मेहनती संग्रहालय का कर्मचारी, जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था और जो अब किसी भी काम की तलाश में था। जॉनसन के रूप में होम्स ने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी वर्दी पहनी, अपने बालों को करीने से संवारा और अपनी चाल में एक विनम्रता और आज्ञाकारिता लाई। उसकी आंखों में अब एक भोलापन था, जैसे कि वह दुनिया की चालों से अनजान हो। वॉटसन ने इस भेस को देखकर थोड़ी राहत महसूस की। यह पिछले वाले से बेहतर है, होम्स। कम से कम आप अब सुरक्षित दिखते हैं। सुरक्षा, वॉटसन, होम्स ने जॉनसन के लहजे में कहा, एक बहुरूपिया के लिए सबसे बड़ा भ्रम है। असली सुरक्षा तब होती है जब कोई आपको पहचान न पाए। होम्स ने फैक्ट्री के पास जाकर एक ऐसे प्रवेश द्वार की तलाश की जहां से वह बिना किसी संदेह के अंदर जा सके। उसे एक पुराना, टूटा हुआ दरवाज़ा मिला, जिसके पास कुछ मजदूर काम कर रहे थे। होम्स ने उनसे बात की, यह कहते हुए कि वह काम की तलाश में था। मजदूरों ने उसे बताया कि फैक्ट्री में कुछ अजीबोगरीब काम चल रहा था और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। होम्स ने अपनी भोली भाली बातों से मजदूरों को प्रभावित किया और उनमें से एक ने उसे अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता बताया, एक पुरानी सुरंग जो फैक्ट्री के तहखाने तक जाती थी। अंदर होम्स ने देखा कि फैक्ट्री को एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में बदल दिया गया था। युवा रंगरूटों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था और उन्हें सर्पवंश के सिद्धांतों के बारे में सिखाया जा रहा था। होम्स ने देखा कि माया भी वहां थी, रंगरूटों को निर्देश दे रही थी। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प था, लेकिन उदासी अभी भी कायम थी। मिस्टर जॉनसन के रूप में होम्स ने खुद को एक मेहनती और आज्ञाकारी कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने सफाई का काम संभाला और उसने हर कोने और हर दरार की जांच की। उसने देखा कि रंगरूटों को एक विशेष प्रकार के हथियार का उपयोग करना सिखाया जा रहा था, एक छोटा, नुकीला खंजर, जिस पर कुंडली मारे हुए सांप का निशान बना हुआ था। होम्स ने माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत व्यस्त थी। उसने देखा कि माया अक्सर गुरुदेव के साथ गुप्त रूप से बात करती थी और उनकी बातचीत में नागमणि और शुद्धिकरण का उल्लेख होता था। एक रात होम्स ने एक गुप्त कमरे की खोज की जो फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। यह कमरा एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा था, जिसमें अजीबोगरीब उपकरण और रसायन थे। होम्स ने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा, खाली आसन था, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण वस्तु को रखने के लिए बनाया गया हो। होम्स को लगा कि नागमणि यहीं कहीं छिपी हो सकती है या उसे यहां लाया जाएगा। उसने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक गुप्त दराज मिला, जिसमें कुछ दस्तावेज थे।
ये दस्तावेज सर्पवंश की योजनाओं का विवरण थे, लंदन में एक बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की योजना, जिसके बाद वे एक नया, शुद्ध समाज स्थापित करेंगे। दस्तावेजों में नागमणि का भी उल्लेख था। उसमें लिखा था कि मणि को एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा था, जो पूर्णिमा की रात को होगा। अनुष्ठान का उद्देश्य मणि की शक्ति का उपयोग करके लंदन में एक बड़ा भूकंप लाना था, जिससे शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। होम्स को पता चला कि गुरुदेव की योजना बहुत बड़ी और भयानक थी। उसे यह भी पता चला कि माया इस योजना का हिस्सा थी, लेकिन उसके मन में अभी भी दुविधा थी। होम्स ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उसने देखा कि उनमें एक नक्शा भी था, जिसमें अनुष्ठान स्थल का विवरण था। यह स्थल ब्रिटिश संग्रहालय के ठीक नीचे था, जहां से नागमणि चोरी हुई थी। होम्स को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। पूर्णिमा की रात करीब थी और उसे गुरुदेव को रोकना होगा। उसे नागमणि को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित स्थान पर वापस लाना होगा। मिस्टर जॉनसन के रूप में होम्स ने फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। वह जानता था कि उसे अब अपने अंतिम भेस की तैयारी करनी होगी, एक ऐसा भेस जो उसे गुरुदेव के सबसे करीब ले जा सके और उसे उनकी योजना को विफल करने में मदद कर सके। वॉटसन, जो फैक्ट्री के बाहर इंतजार कर रहे थे, ने होम्स को देखकर राहत की सांस ली। होम्स, आपको कुछ मिला? हाँ, वॉटसन, होम्स ने कहा, अपने जॉनसन के कपड़े उतारते हुए। मुझे सब कुछ मिल गया है। अब हमें गुरुदेव को रोकना होगा। और इसके लिए हमें एक अंतिम भेस की आवश्यकता होगी। और इस तरह शेरलॉक होम्स अपने सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण भेस की तैयारी में जुट गया, एक ऐसा भेस जो उसे सीधे गुरुदेव के सामने खड़ा करेगा और उसे लंदन को बचाने का मौका देगा। क्लाइमेक्स, अंतिम टकराव। मिस्टर जॉनसन के रूप में मिली जानकारी ने होम्स को गुरुदेव की भयावह योजना के बारे में सब कुछ बता दिया था। पूर्णिमा की रात करीब थी और लंदन एक बड़े खतरे में था। होम्स को पता था कि उसे गुरुदेव को रोकना होगा और इसके लिए उसे उनके सबसे करीब जाना होगा। होम्स ने अपना अंतिम भेस गढ़ा, एक वफादार शिष्य जो गुरुदेव के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसने गुरुदेव के सबसे वफादार सेवक का व्यक्तित्व गढ़ा, एक ऐसा व्यक्ति जो गुरुदेव के हर आदेश का पालन करने को तैयार था, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। इस भेस में होम्स ने अपने चेहरे पर एक शांत, आज्ञाकारी भाव लाया और उसकी चाल में एक विनम्रता थी। वॉटसन ने इस भेस को देखकर अपनी चिंता व्यक्त की। होम्स, यह बहुत खतरनाक है। आप सीधे उनके जाल में जा रहे हैं। कभी-कभी, वॉटसन, होम्स ने कहा, सबसे सुरक्षित जगह दुश्मन के सबसे करीब होती है। पूर्णिमा की रात, होम्स अपने अंतिम भेस में ब्रिटिश संग्रहालय के नीचे स्थित गुप्त मंदिर में पहुंचा। मंदिर अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय था। सर्पवंश के सदस्य सफेद वस्त्र पहने हुए थे और वे एक बड़े, कुंडली मारे हुए सांप के प्रतीक के सामने खड़े थे। गुरुदेव अपने आसन पर बैठे, उनकी आंखें जुनून से चमक रही थीं। नागमणि अब आसन पर रखी हुई थी, उसकी चमक से पूरा कमरा जगमगा रहा था। होम्स ने देखा कि मणि से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो हवा में कंपन पैदा कर रही थी। गुरुदेव ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया और सर्पवंश के सदस्य उनके साथ दोहरा रहे थे। होम्स ने देखा कि माया भी वहां थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दुविधा थी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, मणि की चमक तेज होती गई और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। गुरुदेव की आवाज तेज होती गई और उनकी आंखों में एक पागलपन था। होम्स को पता था कि उसे अब कार्य करना होगा। उसने गुरुदेव के सबसे वफादार सेवक के रूप में उनके पास जाने की अनुमति मांगी। गुरुदेव ने उसे अनुमति दी, यह नहीं जानते हुए कि उनका सबसे वफादार सेवक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। होम्स गुरुदेव के पास पहुंचा और उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला, एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर, जिसे उसने वॉटसन की मदद से बनाया था। उसने उपकरण को मणि के पास रखा और उसे सक्रिय कर दिया। एक तेज चमक हुई और मणि की चमक फीकी पड़ गई। मंदिर की दीवारें कांपना बंद हो गईं और गुरुदेव का मंत्र रुक गया। सर्पवंश के सदस्य भ्रमित हो गए और गुरुदेव की आंखों में क्रोध और निराशा थी। यह क्या है? गुरुदेव ने चिल्लाया।
तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो आवश्यक था, गुरुदेव, होम्स ने कहा, अपनी आवाज में अपनी असली पहचान उजागर करते हुए। मैंने आपके विनाशकारी अनुष्ठान को रोक दिया। गुरुदेव ने होम्स को पहचान लिया। शेरलॉक होम्स, तुम यहाँ कैसे? मैं हर जगह हूँ, गुरुदेव, होम्स ने कहा। और मैं हमेशा उन लोगों को रोकूंगा जो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को होम्स पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तभी माया आगे आई। नहीं, गुरुदेव, उसने कहा। यह गलत है। यह विनाश है, शुद्धिकरण नहीं। माया ने सर्पवंश के सदस्यों को गुरुदेव की वास्तविक योजनाओं के बारे में बताया कि वह लंदन को नष्ट करना चाहते थे और वे केवल अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग कर रहे थे। कुछ सदस्य माया की बातों से सहमत हुए और उन्होंने गुरुदेव का विरोध करना शुरू कर दिया। गुरुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने माया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसे रोक दिया। एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ और होम्स ने गुरुदेव को काबू कर लिया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, जो वॉटसन के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर आए और गुरुदेव और उनके वफादार शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया। नागमणि को सुरक्षित रूप से ब्रिटिश संग्रहालय में वापस कर दिया गया। अगले दिन 221 बी बेकर स्ट्रीट पर होम्स और वॉटसन बैठे थे। तो होम्स, वॉटसन ने कहा, यह आपका सबसे असाधारण मामला था। आपने कितने भेस बदले? 4, वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कलाकृतियों का डीलर, एक रहस्यवादी योगी, एक गरीब शरणार्थी और एक वफादार सेवक। और हर भेस ने मुझे सच्चाई के करीब पहुंचाया। और माया? वॉटसन ने पूछा। माया ने सही समय पर सही चुनाव किया, होम्स ने कहा। उसे सर्पवंश के वास्तविक उद्देश्यों का एहसास हुआ और उसने सही काम किया। लंदन सुरक्षित था और नागमणि अपने सही स्थान पर वापस आ गई थी। शेरलॉक होम्स ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धि और भेस बदलने की कला का उपयोग करके शहर को एक बड़े खतरे से बचाया था। और इस बार उसने यह साबित कर दिया था कि एक जासूस को कभी-कभी सिर्फ तथ्यों का पीछा नहीं करना होता, बल्कि उसे खुद को कहानी का हिस्सा बनाना होता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद।